Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 employability skills. आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को कवर करने वाले हैं. So let us start the video. So इस चैप्टर में हम ये 8 सेशंस कवर करने वाले हैं. स्टार्टिंग विद सेशन 1 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. अगर हमें खुद को प्रॉपरली मैनेज करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है एंड क्या वीकनेस है. हम इन्हें कैसे एनालाइज करेंगे यही हम इस सेशन में समझने वाले हैं. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग समझना होगा जिसकी हेल्प से हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को इजीली समझ सकते हैं. तो सबसे पहले बिलीफ क्या होता है. आपने डेली लाइफ में ये वर्ड सुना होगा बिलीफ. तो बिलीफ का मतलब है जब हम किसी भी चीज पर विश्वास करते हैं पर हमारे पास उसका एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं होता है. मीन्स हम कुछ मान रहे हैं कि ये चीज सच है पर हम किस बिहाफ पर मान रहे हैं उसके लिए एज सच कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बिलीफ है कि हार्ड वर्क की वजह से ही सक्सेस मिलता है तो ये सिर्फ उसका बिलीफ है, मतलब वो उसे सच मानता है पर उसके लिए इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है. सो ये उसका खुद का बिलीफ है. देन व्हाट आर वैल्यूज. वैल्यूज का मतलब है हमारे प्रिंसिपल्स या फिर हम किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं तो उसके लिए हमारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं. हम किसी के भी साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी से कैसे बात कर रहे हैं, यही हमारी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं. एंड इसी से रिप्रेजेंट होता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. लाइक अगर हम किसी से रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं तो वो हमारी वैल्यू है. अगर हम किसी चीज को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं तो वो हमारी वैल्यू है. हम बहुत ऑनेस्ट हैं तो ऑनेस्टी हमारी वैल्यू है. तो इसका मतलब ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके हिसाब से हम अपनी लाइफ जीते हैं. देन व्हाट इज लाइक एंड डिसलाइक. लाइक्स मतलब होता है ऐसी चीजें जो हम करना पसंद करते हैं या ऐसी चीजें जो हमें पसंद हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो ये आपकी एक हॉबी है जो आपको पसंद है. अगर आप कहते हैं कि आई लाइक वॉचिंग मूवीज, मतलब मूवीज देखना आपको पसंद है, तो ये अगेन आपकी हॉबी है. इसी तरह से आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा पर्टिकुलर फूड अच्छा लगता है या कौन सी पर्टिकुलर वेजिटेबल अच्छी लगती है, तो वो आपकी लाइक्स हैं, मतलब आपको क्या पसंद है या फिर आपको क्या करना पसंद है, यही चीजें होती हैं लाइक्स. देन डिसलाइक्स क्या होती हैं. जो चीजें हमें पसंद नहीं है या फिर हम उनको प्रेफरेंस नहीं देते, ये बिल्कुल लाइक्स का अपोजिट है. लाइक्स वो होती हैं जो हमें पसंद है बट डिसलाइक्स वो होती हैं जो हमें पसंद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई डिसलाइक ईटिंग स्वीट्स, मतलब मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है, तो ये हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम इसको खाना पसंद नहीं करेंगे. आई डिसलाइक लाउड नॉइजेस, मतलब मुझे तेज आवाज पसंद नहीं है, तो यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्ट किया कि ये चीज इसको मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगी. सो जिस चीज को हम प्रेफरेंस नहीं देते या उसको एंजॉय नहीं करते वही होती हैं डिसलाइक्स. देन व्हाट इज ओपिनियन. ओपिनियन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू. मींस हमारा किसी भी चीज के बारे में सोचने का तरीका. एंड सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होते हैं. लाइक कोई एक स्पेसिफिक चीज है, अगर कोई एक गेम है तो उसके बारे में भी मल्टीपल लोगों के मल्टीपल ओपिनियंस होंगे क्योंकि सबका अपना सोचने का तरीका है. किसी भी चीज का व्यू पॉइंट सभी का अलग होता है. तो जरूरी नहीं होगा कि ये फैक्ट्स पर बेस्ड हो, मतलब अगर मैंने अपना ओपिनियन दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सच ही होगा. हो सकता है कि वो फैक्ट से बिल्कुल अपोजिट हो पर वो मेरा सोचने का तरीका है. इसी तरह से सभी के अपने अपने सोचने के तरीके होते हैं और हमें सभी के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वेनिला इज द बेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर. अब ये किसी का अपना ओपिनियन है कि वेनिला सबसे बेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर है, बट ये हमारा ओपिनियन तो नहीं है. हो सकता है कि आपको चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा पसंद हो या फिर आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ज्यादा पसंद हो. मतलब ये सभी की अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने व्यू पॉइंट है कि वो कौन सा फ्लेवर पसंद करते हैं. अब जरूरी नहीं है कि आप अपना ओपिनियन किसी और के ऊपर थोप देंगे कि नहीं, वेनिला ही बेस्ट होता है तो वेनिला ही बेस्ट होगा. नहीं, वो आपका ओपिनियन है एंड दूसरे का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है. अंडरस्टूड.
देन व्हाट इज बैकग्राउंड? बैकग्राउंड का मतलब होता है एक पर्सन की लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, उसने कौन कौन सी सिचुएशंस को देखा है जिसने उसकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस किया है, उस पर्सन की क्या आइडेंटिटी है, वो किस चीज में विश्वास रखता है, उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, ये सभी उसके बैकग्राउंड पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो किस तरह के चाइल्डहुड से बिलोंग करता है, लाइक उसका चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा है या फिर कोई ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस रहा है उसके चाइल्डहुड में, या फिर उसका एजुकेशन कैसा रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, स्ट्रांग है कि पुअर है, या फिर एक अच्छी जगह से नहीं हो पाया है, या फिर बहुत ही हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हुआ है। देन उसकी फैमिली कैसी रही है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, एंड ये सभी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि उस पर्सन का बैकग्राउंड कैसा होगा, और बैकग्राउंड की वजह से ही उसकी करंट आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, बिलीव्स, अपॉर्चुनिटीज अफेक्ट होंगे। अंडरस्टूड? देन व्हाट इज आइडेंटिटी? सो जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए वो सभी एक पर्सन के बारे में है। लाइक अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, तो ये आपके खुद के बारे में है। इसी तरह से अगर आपसे आपकी वैल्यूज पूछी जाएं, बिलीफ, पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाएं, तो ये सभी चीजें आपकी खुद की हैं। इसी तरह से ये सभी चीजें जो आपके बारे में बता रही हैं, ऐसी सभी ट्रेट्स को हम इंक्लूड करते हैं आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी में आप समझते हैं कि आपकी ट्रेट्स क्या हैं, आप किस चीज में विश्वास करते हैं, आपकी क्या वैल्यूज हैं, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप कौन से रिलीजन में मानते हैं, या फिर आपके क्या ओपिनियंस हैं। मतलब इसमें आइडेंटिटी में हम खुद को प्रॉपरली पहचानते हैं कि हमारी क्या क्या ट्रेट्स हैं, उससे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को हम खुद के बारे में समझते हैं। और जब तक हमें खुद के बारे में सारी ट्रेट्स का अच्छे से पता नहीं होगा, तब तक हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमने ये सभी टर्म समझी, जैसे बिलीफ, ओपिनियन, वैल्यूज, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सभी टर्म्स हमने समझी क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर बनती है आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी को तभी समझ पाएंगे जब हम इन सभी चीजों को खुद के बारे में समझते हैं। तो अब जब हम इन सभी चीजों को समझ चुके हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि आइडेंटिटी क्या है, तो अब हम समझेंगे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। सो स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है एबिलिटीज, मींस ऐसी चीजें जो हम बहुत अच्छे से करते हैं या फिर उसमें हम बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड मैनेजिंग माई टाइम। तो अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, आपको कोई टास्क दिया जाएगा, आप उसे भी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड टास्क मैनेजमेंट आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपकी एबिलिटी है। देन व्हाट इज वीकनेस? वीकनेस का मतलब होता है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब जहां पर अभी आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको वहां पर इम्प्रूव करने की नीड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां पर अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड वो उसमें इम्प्रूव कर सकता है। सो हर किसी पर्सन की स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी होती है। मतलब कोई ना कोई ऐसी फील्ड होगी, जरूरी नहीं है कि एकेडमिक फील्ड हो सकता है आप किसी और फील्ड में अच्छे हो, पर कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होगी। इसी तरह से हम हर चीज में अच्छे भी नहीं होते, कुछ हमारी वीकनेस भी होती है। तो हर एक पर्सन के पास स्ट्रेंथ भी होगी और वीकनेस भी होगी। एंड वीकनेस का एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको स्कूल में कोई स्पीच या डिबेट करने के लिए कहा जाता है, तो आप नर्वस हो जाते हैं क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग में डरते हैं। तो वो भी एक वीकनेस है क्योंकि उसमें आप ये शो कर रहे हैं कि आप इस चीज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सो दैट इज ऑल्सो वीकनेस। ओके, सो जो वीकनेस होते हैं वहां पर ऐसे एरियाज हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो वो एरियाज भी हम अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। अंडरस्टूड? जब हम खुद को प्रॉपरली समझ लेते हैं, हमें अपने बारे में सब चीजें अच्छे से पता हैं, तो हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि हम किस चीज में अच्छे हैं। मतलब ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और हम ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी क्या वीकनेस है, हम कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ्स फाइंड करनी है, इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में सोचना होगा। जैसे सबसे पहले, हाउ एम आई डिफरेंट
फ्रॉम अदर्स। आपको ये सोचना है कि ऐसी आप में क्या क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में तो बाकी सब जैसा है, बट आर्ट या ड्राइंग में वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो मतलब वो उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है। तो आपको अपनी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है जो आपको दूसरों से यूनिक बनाती हैं। वॉट डू आई डू बेटर देन अदर्स, आप दूसरों से बेहतर क्या करते हैं। जरूरी नहीं होगा कि आप हर फील्ड में हर किसी से अच्छे हो सकता है कोई एक ऐसी स्पेसिफिक फील्ड है जहां पर आप दूसरे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस फील्ड को आइडेंटिफाई करें। वॉट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, आप ये समझें कि जब भी आपको कोई अप्रिशिएट करता है, एडमायर करता है, तो वो किस बारे में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपको अप्रिशिएट किया जाएगा कि आप गेम्स बहुत अच्छा खेलते हैं, या फिर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा कि आप टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे से कर रहे हैं। इस तरह से आपको जहां भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, आप वहां पर नोटिस करें कि आपको किस चीज के लिए अप्रिसिएशन मिला है, तो मतलब वो चीज आपकी स्ट्रेंथ है, वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वॉट मेक्स मी स्टैंड आउट, सो जरूरी नहीं होगा कि सभी स्टूडेंट्स एक चीज में एक जैसा परफॉर्म करें, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो उस चीज को सबसे अच्छे से करेगा। तो जो सबसे अच्छे से कर रहा है उसकी वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो उसे सबसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। देन, हाउ टू फाइंड वीकनेस, अब देखिए वीकनेस फाइंड करना भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हम कहाँ पर वीक हैं और वहां पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। तो इसके लिए आपको सोचना होगा कि ऐसी क्या चीज है जहां पर मुझे टेंशन होती है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है उस काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ही प्रॉब्लम होती है, बट कुछ स्टूडेंट्स को कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैथमेटिक्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम से डरते हैं, मतलब उनकी वीकनेस है मैथ्स। देन, वेयर, हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, अगर आप किसी भी चीज में वीक हैं, इसका मतलब आप उस चीज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा बाकी सब कर रहे हैं, मतलब आप वहां पर वीक हैं। और अब जब आप वीक हैं तो इस चीज को बाकी लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड वो जनरली आपको एडवाइस भी देते हैं, लाइक आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ट्यूटर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आप कहाँ पर वीक हैं और आपको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, तो आप उस एडवाइस को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब आपको दोनों चीजें अच्छे से पता चल जाएंगी, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा अच्छा करना है और ज्यादा बेटर बनना है, या फिर आपको अपनी वीक एरियाज को और स्ट्रांग बनाना है, तो ये आपकी खुद की चॉइस है। बट ये जहां पर आप हद से ज्यादा वीक हैं, वहां पर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। अंडरस्टूड? देन, व्हाट आर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, देखिए हर एक पर्सन के कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं और कुछ एबिलिटीज होती हैं। किसी किसी पर्सन में दोनों चीजें सेम भी हो सकती हैं, बट किसी किसी पर्सन में डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इंटरेस्ट और एबिलिटी सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या होते हैं। इंटरेस्ट मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप खुद की खुशी से करते हैं, मतलब आपको उसमें खुशी मिलती है, आप उसमें खुश हैं, इसलिए आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं, ना कि किसी के कहने पर। आप क्यूरियस थे कि ये एक्टिविटी कैसे होती है, इसलिए आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें आपको खुशी मिल रही है, एंड यू आर हैप्पी टू डू इट। एंड ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आप अपनी इंटरेस्टेड एक्टिविटी में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। मतलब हो सकता है कि आपको डांसिंग पसंद है, बट आप एक प्रोफेशनल डांसर नहीं है, हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको पेंटिंग पसंद है, तो आप अपने फ्री टाइम में पेंटिंग कर तो रहे हैं, क्योंकि आपको उसमें खुशी मिल रही है, बट ये जरूरी नहीं होगा कि आप उसमें एक एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं होता है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप स्किल्ड हो, तो बिना स्किल के भी वो हमारा इंटरेस्ट हो सकता है। देन, व्हाट आर एबिलिटीज, एबिलिटीज ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम नेचुरली गुड हैं, या फिर हमने उसमें अपनी स्किल डेवलप की है, मतलब हम उस चीज के एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई मैथ प्रॉब्लम दी गई है और उसने उसे एकदम सॉल्व कर दिया, जो हमसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पा रही थी, इसका मतलब उसके पास ये एबिलिटी है कि वो मैथ्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेता है, तो वो उसकी एबिलिटी है। बट हमेशा जरूरी नहीं होगा कि आपको अपनी एबिलिटी में इंटरेस्ट हो, मतलब आप उसको करना पसंद करें। हो सकता है कि आप मैथ्स प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, बट आपको उसमें अपना करियर नहीं बनाना है, तो वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी एबिलिटी
तो है उसमें, पर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए इंटरेस्ट और एबिलिटी सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। बट हमें अपना करियर कैसे चूज करना है, इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आप अपनी एबिलिटीज में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अपने इंटरेस्ट में अपनी स्किल डेवलप करके उसमें करियर बनाना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस है। सो यू हैव टू डिसाइड इट योरसेल्फ। Now let us proceed to session 2, grooming. ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर टू डिफरेंट टर्म्स बट रिलेटेड टू ईच अदर। ड्रेसिंग का मतलब होता है हम कौन से कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली फंक्शन है तो हम उसमें कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हैं। बट अगर हमारा कोई फॉर्मल इवेंट है तो उस पर हम क्या प्रेफर करते हैं, फॉर्मल ड्रेस, लाइक कोट या फिर सूट, इस तरह से हम फॉर्मल ड्रेस प्रेफर करेंगे। तो ड्रेसिंग हमें ये बताती है कि हमें कौन से इवेंट पर किस तरह की ड्रेसेस, किस तरह के क्लोथ्स प्रेफर करने चाहिए। बट ग्रूमिंग हमें क्या बताती है कि हम अपने आप को नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं। मींस हमारा ओवरऑल अपीयरेंस अच्छा लगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कपड़े मैटर नहीं करते हैं, कपड़ों के साथ साथ हमारा पूरा ओवरऑल अपीयरेंस भी मैटर करता है। तो इसलिए हमें प्रॉपर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग करनी चाहिए, ताकि हम नीट एंड क्लीन दिखें। एंड इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और हमारा दूसरों पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। कोई भी फॉर्मल इवेंट है, अगर आप वहां पर प्रॉपर ग्रूमिंग के साथ जाएंगे तो सामने वाले कस्टमर्स या आपके एम्प्लॉयज पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अंडरस्टूड? देन गाइडलाइंस फॉर ग्रूमिंग, हमें 3 मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला है क्लोथ्स। सो क्लोथ्स में हम ये ध्यान रखेंगे कि हम ओकेजन के अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहने। मींस अगर कोई फॉर्मल इवेंट है तो फॉर्मल ड्रेस, और अगर कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन, तो उसमें हम ट्रेडिशनल ड्रेस प्रेफर कर सकते हैं। और हमारे क्लोथ्स क्लीन, प्रेस्ड एंड वेल फिटिंग के होने चाहिए। देन हेयर, आपको अपने हेयर क्लीन रखने चाहिए एंड ट्रिम्ड रखें। मींस अगर बॉयज हैं तो अपने हेयर को ट्रिम्ड रखें, बियर्ड को ट्रिम्ड रखें। शेव लुक ज्यादा फॉर्मल लगता है। एंड अगर गर्ल्स हैं तो उन्हें प्रॉपरली टाई अप करें अगर फॉर्मल लुक है। देन पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखें, लाइक डेली ब्रशिंग एंड अपने नेल्स काटना, अपने हेयर्स को ट्रिम करना रेगुलरली, ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। बिकॉज पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। Now let us proceed to session 3, personal hygiene. पर्सनल हाइजीन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिससे हम खुद को क्लीन रखते हैं। जब हम अपनी क्लीनिनेस का ध्यान रखेंगे तो हम ठीक रहते हैं। एंड अगर हम हेल्दी रहेंगे तो इससे हम अपने काम पर भी ध्यान दे पाएंगे। अदरवाइज अगर आप हर टाइम बीमार रहेंगे तो उससे आप अपनी बीमारियों पर ध्यान देंगे और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है ताकि हम हेल्दी रहें, हमारी सेल्फ इमेज अच्छी हो, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बन पाए, एंड हमें कहीं पर अशेम्ड फील ना होना पड़े अपने पर्सनल हाइजीन की वजह से। सो अपनी पर्सनल हाइजीन को अच्छा रखें। पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से आपको पब्लिक में अशेम्ड फील भी हो सकता है। 3 steps to personal hygiene. First is care by grooming. अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देना है। लाइक आपके हेयर डेंड्रफ फ्री होने चाहिए। एंड अगर बॉयज हैं तो उनके हेयर की लेंथ इतनी ज्यादा ना हो, उनको रेगुलरली ट्रिम कराएं। अपने टीथ डेली ब्रश करें, नेल्स को रेगुलरली ट्रिम करें। इस तरह के छोटे छोटे स्टेप से आप अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दे सकते हैं। वॉश टू स्टे क्लीन, अपने हैंड्स रेगुलरली वॉश करें, लाइक खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, एंड रोज बाथ भी लें। एंड ये सभी बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, आपको पता है ऑलरेडी, बट फिर भी हमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सीखनी है, हमें खुद पर ध्यान देना है, तो उसके लिए हमें ये सभी पॉइंट्स पता होने चाहिए। देन अवॉइड टू कीप हेल्दी, आपको कोई भी अनहाइजीनिक चीज को अवॉइड करना है। जैसे अनहाइजीनिक फूड, जो स्ट्रीट साइड फूड होता है वो इतना हाइजीनिक नहीं होता है, उसे अवॉइड करें, क्योंकि उसे खाने से आप बीमार भी हो सकते हैं। एंड जब भी आपको कोल्ड एंड कफ है तो आप हैंडकरचीफ का यूज करें। तो ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जिससे हम पर्सनल हाइजीन इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 4, टीम वर्क।
सबसे पहले टीम क्या होती है? टीम का मतलब है ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक साथ काम कर रहे हैं कोई एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्पोर्ट्स की टीम है तो उनका गोल है कि वो पूरी टीम वो स्पोर्ट्स जीत जाए। इसी तरह से अगर किसी बिजनेस की टीम है तो उनका एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जो वो अचीव करना चाहते हैं। तो इसी तरह से हर एक टीम का अपना गोल होता है एंड उस टीम का हर एक मेंबर उसी गोल को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। सो टीम मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव मोर मीन्स अगर एक जना काम कर रहा है और उसके बजाय अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर काम करेंगे तो हम ज्यादा अचीव कर पाएंगे एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टीम वर्क। तो जब हम एक साथ एक ग्रुप में काम करते हैं अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वही होता है टीम वर्क। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क? हम अकेले काम कर रहे हैं या फिर हम टीम में काम कर रहे हैं, कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? टीम वर्क। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रेशर है वो सिर्फ एक पर नहीं होगा, वो सभी में डिवाइड हो जाएगा इक्वली एंड अब सभी के पास अपना अपना रोल है। तो यहाँ पर सभी एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक ने कोई मिस्टेक कर भी दी तो दूसरा मेंबर उसे फिक्स कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। एंड जब हमारी टीम जीतेगी तो ऑफ कोर्सली हमें भी कॉन्फिडेंट फील होगा क्योंकि उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन था एंड जो भी हमने गोल अचीव किया है वो हम जल्दी अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था, वो प्रेशर सब में इक्वली डिवाइडेड था तो सबने उसे जल्दी जल्दी किया एंड वो जल्दी हो पाया, जल्दी हम उसे अचीव कर पाए। हाउ टू बिहेव इन अ टीम? जब हम एक टीम में होते हैं तो हमारी एज अ टीम मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने रोल को समझें। तो सबसे पहले आपको अपने रोल को समझना होगा और टीम के सक्सेस को प्रायोरिटी देनी होगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम भले ही टीम में हैं पर हमें सिर्फ इस चीज को प्रायोरिटी देनी है कि हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट हो। पर हो सकता है कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के वजह से अपनी टीम के सक्सेस पर ध्यान ना दे पाए। तो हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बट उसके बाद भी आपकी टीम नहीं जीत पाई। तो वो किस वजह से हुआ? क्योंकि आपने दूसरों के साथ शायद कोऑपरेट नहीं किया, इस वजह से आपकी टीम नहीं जीत पाई। इसलिए हमेशा अपने रोल को समझें, आपका जो रोल है आप उसे अच्छे से फुलफिल करें एंड अपनी टीम के सक्सेस को प्रायोरिटाइज करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको छुपाएं नहीं क्योंकि अगर आपने छुपाया तो दूसरे को नहीं पता चल पाएगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो आप उसे प्रॉपरली बताएं एंड उसमें आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। सो उससे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाएगी। कोई भी कंसर्न है वो दूसरों से शेयर करनी है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है एंड अपना रोल भी प्रॉपरली फुलफिल करना है। दूसरों को एनकरेज भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम किए जा रहे हैं बट दूसरा अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे देखें, आप उस पर ध्यान दें, आप उसे एनकरेज करें कि आप भी कर सकते हैं। सो आपको अपने टीममेट्स को चीयर करना है एंड जब आप सक्सेसफुल हो, आप अपना गोल अचीव कर पाए तो आप कलेक्टिव सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव इन अ टीम। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 5, नेटवर्किंग स्किल्स। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप उनसे ओपनली बात करते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं या फिर जो भी उनसे कहना है आप खुलकर कह पाते हैं। बट अगर कोई प्रोफेशनल इवेंट होगा तो वहां पर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए कम्युनिकेट करने में अगर आपकी प्रॉपर नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप नहीं है। तो इसलिए नेटवर्किंग स्किल्स का डेवलप होना जरूरी है ताकि हम अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ कर पाए। अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप ऐसे प्रोफेशनल इवेंट्स को अटेंड करें, आप लोगों से बातचीत करना सीखें कि क्या हम कैसे नेटवर्किंग करते हैं, हम कैसे दूसरे लोगों से बात करते हैं। नेटवर्किंग इज बेसिकली कनेक्टिंग विद पीपल मीन्स आप लोगों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। हो सकता है आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू नेटवर्किंग करें या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऑफलाइन कनेक्शन बनाएं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक कंपनी है जिसमें आप काम करते हैं, तो उसमें जो भी एम्प्लॉयज होंगे, जो भी को वर्कर्स होंगे, आप उनके साथ नेटवर्किंग बनाएंगे, मतलब आप उनके साथ कनेक्शंस बनाएंगे। सो कनेक्शंस बनाने के लिए, नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको दो बेसिक स्किल्स डेवलप करनी होंगी। सबसे पहला है लिसनिंग सिंसियरली। आप किसी से भी पहली बार मिलते हैं तो आप उसको कैसे प्रॉपरली जान पाएंगे, जब आप उनको प्रॉपरली सुनेंगे। जब वो अपने बारे में बता रहे हैं या फिर अपनी कोई भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो आप प्रॉपरली सुने ताकि आपको समझ में आ पाए। एंड सेकेंड, आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप उस चीज को एज अ डाउट ना रखें, आप उस चीज को पूछ लें, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो हो सकता है कि आप उनसे प्रॉपर कनेक्शन ना बना पाए। तो इसलिए अपने सभी डाउट्स को, क्वेरीज को क्लियर कर लें। सो नेटवर्किंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें लोगों को अच्छे से सुनना होगा, और अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें थॉटफुल क्वेश्चंस पूछने होंगे। अंडरस्टूड? देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग स्किल्स? अगर हम नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप करते हैं तो इसकी हेल्प से हम एक्सपर्टीज एंड स्किल शेयर कर सकते हैं। अगर हम खुद एक्सपर्ट नहीं हैं, हम दूसरे से उसकी नॉलेज गेन कर सकते हैं, एंड हम उनसे स्किल सीख सकते हैं। सीक एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। कभी कभी हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या हमारे काम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में अगर हमारा अच्छा नेटवर्क है तो हम बाकी लोगों से हेल्प ले सकते हैं एंड वो हमें हेल्प करेंगे। देन इन्फॉर्म एंड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज। मीन्स जब आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है तो आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो आप दूसरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको खुद नहीं पता है किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो आप किसी और से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क बड़ा है, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं। तो हो सकता है किसी ना किसी को किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता हो। तो इसलिए हमें नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। हाउ टू बिल्ड नेटवर्किंग स्किल्स? इसके लिए हम एक मॉडल याद रखेंगे, एंड दिस इज कनेक्ट मॉडल। यहाँ पर कनेक्ट की स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, CONECT। ये कनेक्ट जो इंग्लिश में कनेक्ट होता है वो नहीं है, ये सिर्फ एक मॉडल का नेम है। यहाँ पर हमने इसे एक एक्रोनिम की तरह यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, C फॉर कन्वर्स मीन्स, अगर हमें नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप करनी है तो इनिशियली अगर हम किसी भी पर्सन से बात करना चाहते हैं, उनसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उनसे बात स्टार्ट करनी होगी, कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होगी। तो उसके लिए हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें एक स्माइल के साथ कॉन्फिडेंट होकर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, लाइक व्हाट इज योर नेम, या फिर वेयर डू यू वर्क, इस तरह से हमें उनसे क्वेश्चन पूछना है। देन ओ फॉर ओपन अप मीन्स, आपको उनमें इंटरेस्ट शो करना है, वो जो भी बात कर रहे हैं आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करें। एंड इससे ये पता चलेगा कि आप उनसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उनसे कन्वर्सेशन रखना चाहते हैं। देन एन फॉर नेटवर्क स्मार्टली मीन्स, आपको ऐसी चीजों के बारे में बात करनी है, ऐसी चीजों के बारे में नॉलेज शेयर करनी है जो आप दोनों के लिए यूजफुल हो। देन ई फॉर एंगेज, शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन मीन्स, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी जो सामने वाले पर्सन के लिए भी यूजफुल है और आपके लिए भी। देन कम्युनिकेट रेगुलरली मीन्स, ऐसा नहीं है कि एक बार आप किसी से मिले और फिर आपने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा और फिर सडनली एक दिन जाकर आप उनसे हेल्प मांगेंगे और वो आपकी हेल्प कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको उनसे नेटवर्क बनाए रखना होगा। नेटवर्क बनाए रखने के लिए आप उनसे कनेक्शन बनाए रखें, उनको डिफरेंट इवेंट्स पर इनवाइट करें, वो अगर आपको किसी इवेंट पर इनवाइट करते हैं तो आप भी जाएं, इस तरह से आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। देन टी फॉर टेल मीन्स, अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है या किसी इवेंट एक्टिविटी के बारे में पता है जो आप सोचते हैं कि सामने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है बट उसको पता नहीं है, तो आप उनको बताएं। सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर नेटवर्किंग स्किल्स। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 6, सेल्फ मोटिवेशन।
सो आपने रैबिट और टॉर्टोइस की तो कहानी सुनी होगी, जहां पर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। और जब स्टार्ट करते हैं तो टॉर्टोइस काफी स्लो चलता है और रैबिट काफी तेज दौड़ता है। तो रैबिट बहुत आगे पहुंच जाता है और वो फिनिश लाइन से पहले ही ये सोच लेता है कि मुझे तो बहुत एडवांटेज है, एंड वो टॉर्टोइस तो बहुत स्लो चल रहा है, तो वो तो अभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो मैं सो जाता हूँ। और वो सो जाता है। और फिर लास्ट में होता क्या है, जो टॉर्टोइस है वो अपनी सेम स्पीड से कंटिन्यू रखते हुए वो ही जीत जाता है, क्योंकि रैबिट तो सोता रह गया। बट यहाँ पर टॉर्टोइस क्यों जीत पाया? क्योंकि टॉर्टोइस ने ये नहीं सोचा कि मैं कम हूं या फिर मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगी। वो मोटिवेटेड रहा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं स्लो हूं या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर वो ये सोचता तो वो पीछे ही रह जाता। बट उसने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहा। एंड स्लो स्पीड होने के बाद भी वो जीत गया, वो विनर बन गया। सो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि सेल्फ मोटिवेशन अगर हो तो हम भी जीत सकते हैं, हम भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से हम अपनी चीजें कंप्लीट कर पाते हैं, हम अपने गोल अचीव कर पाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन होता है तो हम अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। कोई भी काम हमें मिलेगा हम उसको इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। एंड अगर हमारे गोल्स टारगेट्स हमें कंप्लीट करने हैं, बट हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तब भी हम हार नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये गोल है, ये टारगेट है, हम उसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तो हम मोटिवेटेड रहेंगे चाहे कैसा भी टाइम हो, अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो। Stay focused and committed to fulfill our dreams और complete task और work means अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो आपका फोकस बना रहेगा, आपको पता है कि आपका क्या गोल है, आपका उसी चीज पर फोकस बना रहेगा एंड आप उसी चीज के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। अंडरस्टूड? सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। जो अभी हमने डिस्कस किया सेल्फ मोटिवेशन, वो बेसिकली इंटरनल मोटिवेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल मोटिवेशन को समझते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुरेश रोज 4 घंटे के लिए जिम जाता है, वहां पर वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतना है, तो यहाँ पर उसके पास एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि उसे जीतना है। मतलब एक कंपटीशन है, वो सिर्फ उसी के लिए जिम जा रहा है। जब वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो वो जिम भी जाना बंद कर देगा, क्योंकि उसका जो मोटिवेटिंग फैक्टर था वो भी खत्म हो चुका है। तो जब हमारे पास एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल फैक्टर होगा एंड सिर्फ उस फैक्टर के होने तक ही हम मोटिवेटेड रहते हैं, वो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो इसको हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिवॉर्ड दे रहा है या फिर उससे हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है। इसी वजह से हम एक्सटर्नल मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू इंटरनल मोटिवेशन। इसका मतलब है जब हम खुद से कोई काम करते हैं, लाइक अगर आपको कहा जाए कि आप 5 घंटे के लिए पढ़ाई करिए, तो ये आपको कहा गया है, ये आपने खुद से नहीं किया। बट अगर कोई स्टूडेंट है, वो स्कूल से आया और खाना खाया और फिर वो खुद ही पढ़ने बैठ गया, उसको किसी ने नहीं बोला पढ़ने के लिए, और फिर भी वो रात तक कॉन्टिन्यूअसली पढ़े जा रहा है, किसी ने भी उसको नहीं कहा। तो ऐसे में कौन सा मोटिवेशन यहाँ पर है? यहाँ पर है इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि वो स्टूडेंट इंटरनली मोटिवेटेड है अच्छा पढ़ने के लिए, सही से पढ़ने के लिए। तो वो उसका खुद का मोटिवेशन है, क्योंकि उसके लिए उसे किसी एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्स हो या ना हो वो पढ़ेगा। देन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल? अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको पता होगा कि आपका क्या टारगेट है एंड आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। आप फोकस्ड रहेंगे एंड आप इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको पता होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, लाइक अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आपको 1 घंटे के लिए पढ़ना है या फिर आपको 1 घंटे के लिए रील स्क्रॉल करनी है, तो आप कौन सा चूज करेंगे? अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको पता है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पढ़ाई को चूज करेंगे। और अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप रील स्क्रॉल करना प्रेफर करेंगे।
देन डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो आप जो भी काम करेंगे वो अपने गोल के ओरिएंटेशन में ही करेंगे, अपने रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हमें उसके लिए क्या क्या काम करना होगा। देन हाउ टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। हमें अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स पता होनी चाहिए, हम जिस चीज को करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती है, हम इजीली मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, तो वो हमारी लाइक्स में आएगी। या फिर अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, वो जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, आप उस चीज को आइडेंटिफाई करें, आप उस चीज को करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। Define the goals you want to achieve and focus all your energy on achieving your goal. अपने गोल को डिफाइन कर दें। जैसे अगर अभी आप क्लास 12 में हैं या फिर क्लास 11th में हैं, तो आप अपने गोल को डिफाइन कर दें कि हमारा टारगेट है कि हम 95% से ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। तो वो आपका गोल सेट हो गया है। अब आपको पता है कि जब हमें इतने मार्क्स अचीव करने हैं तो उसके लिए हमें बहुत पढ़ना होगा, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होगा। तो आप प्रॉपर प्लान बनाएंगे, टाइमलाइन सेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर डेट तक हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। इस तरह से आप अपना सारा टारगेट अचीव कर पाएंगे एंड इजीली अपने गोल को एकम्प्लिश कर पाएंगे। वर्क टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल इवन व्हेन यू फेस अ डिफिकल्ट टाइम। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपका एग्जाम बहुत ही बेकार गया है, हो सकता है कि आपके उसमें बहुत बुरे मार्क्स आए, पर फिर भी क्या आप पढ़ाई करना बंद कर देंगे? नहीं, फिर आप और ज्यादा पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कम मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आएगा? ये सेल्फ मोटिवेशन से आएगा, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन की वजह से ही डिफिकल्ट टाइम होने के बाद भी आप अपने गोल के लिए काम करेंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 7, गोल सेटिंग। सो गोल्स क्या होते हैं? गोल्स मींस टारगेट्स, मतलब हमारे टारगेट जिसके लिए हम डेडलाइन भी सेट करते हैं कि हमें इस डेडलाइन में ये टारगेट अचीव करना है, वही हमारा गोल होता है। गोल सेटिंग का क्या मतलब है? मतलब हम अपना टारगेट सेट कर रहे हैं और पूरा प्लान भी लेआउट कर रहे हैं कि हमें क्या कब क्या करना है, कैसे अपना गोल अचीव करना है। दिस इज कॉल्ड गोल सेटिंग। सो अपना गोल सेट करने के लिए हमें एक एक्रोनिम ध्यान रखना है, स्मार्ट। ये स्मार्ट एक्रोनिम में हर एक वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग है। एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या टारगेट अचीव करना है। देन एम फॉर मेजरेबल, मीन्स आप उसको मेजर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो अच्छे मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। किसी स्टूडेंट के लिए 60% भी अच्छे मार्क्स होंगे और किसी स्टूडेंट के लिए अच्छे मार्क्स होंगे 95% से ज्यादा। तो एग्जैक्टली मेजरेबल आपका गोल होना चाहिए। देन ए फॉर अचीवेबल, मीन्स आपका गोल रियलिटी में आप अचीव कर पाए, ऐसा गोल होना चाहिए, मतलब आप उसको कंप्लीट कर पाए। लाइक आपने प्रॉपर एक एक्शन प्लान बनाया कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है, तो आप उसमें सभी चैप्टर्स का नेम लिखेंगे, राइट? सो तभी आप पता कर पाएंगे कि आपने उसको अचीव किया या फिर नहीं। अगर आपको यही नहीं पता है कि सिलेबस क्या है और आप टारगेट सेट कर दें कि हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं 95% मार्क्स, तो सिलेबस ही नहीं पता, आप उसको अचीव कैसे करेंगे? तो इसलिए अचीव करने के लिए उसको कंप्लीट करना भी जरूरी है। देन आर फॉर रियलिस्टिक, मींस आपका गोल रियलिटी में अचीवेबल होना चाहिए। आप उसको रियलिटी में अप्लाई कर पाए, वो रियलिटी में एप्लीकेबल हो, इस बात का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा है कि आपको एक दिन में 24 आवर्स पढ़ना है रोज, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं और आप रोज रोज पूरा टाइम नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो कोई रियलिस्टिक गोल नहीं है। तो इसलिए एक ऐसा गोल सेट करें जो आप रियलिटी में अचीव कर पाए। देन टी फॉर टाइम बाउंड, मीन्स आपको एक टाइमलाइन सेट करनी है कि मुझे इस टाइमलाइन के अंदर अपना गोल अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम्स हैं सितंबर में, तो आपको सितंबर से पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ये आपका गोल है। उसे आपको टाइमली अचीव करना होगा, क्योंकि अगर टाइम खत्म हो गया और फिर आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं तो फिर उस चीज का फायदा नहीं होगा। सो यू हैव टू अचीव इट टाइमली। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 8, टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट का मतलब है आपकी वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। मतलब हम कितना टाइम कहाँ पर डिवोट कर रहे हैं, ये चीज हमारे कंट्रोल में है। इसके लिए सबसे पहले आपको सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा। लाइक अगर आपको पता है कि आपको एक दिन में 4 टास्क करने हैं, तभी आप उन पर ध्यान दे पाएंगे। बट आपको यही नहीं पता कि आपको एक दिन में करना क्या है, आपने कोई गोल ही सेट नहीं किया, तो आप उस चीज को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करें कि हमें क्या क्या करना है। देन प्रायोरिटाइज मीन्स जितनी भी चीजें, जितनी भी एक्टिविटी या टास्क आपने लिखे हैं, अब उनको प्रायोरिटी में सेट करें कि हमें सबसे पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। देन सी फॉर कंट्रोल मीन्स आपका कंट्रोल होना चाहिए कि आप कहाँ पर कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। इवन इफ अगर आपको मोबाइल चेक करना भी है, तो उसके लिए आपने 10 मिनट्स डिवोट कर दिए, बट 10 मिनट्स जैसे ही क्रॉस हुए आपने मोबाइल रख दिया, तो तब वो आपके कंट्रोल में है कि आप अपने टाइम को कंट्रोल कर पा रहे हैं। देन टी फॉर ट्रैक मीन्स आपको अपना प्रोग्रेस ट्रैक भी करना है कि जो चीजें आपने जो भी टाइमलाइन सेट की, जो भी प्लान सेट किया, क्या वो आप अचीव कर पाए, क्या आपने सही में अपने टास्क को कंप्लीट किया गिवन डेडलाइन में, ये चीज आपको ट्रैक करनी है। और अगर नहीं भी कर पाए तो नेक्स्ट टाइम आपको उसे अचीव करना है। सो इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ओके, so, with this, we have completed chapter 2 self management skills. We'll meet you soon in the next video. And yes, आपको videos का schedule मिलता है post app पर, आप वहां पर check कर सकते हैं. Okay, bye everyone.